जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम राजीव शर्मा एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीरियस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। चलिए बिना देरी किए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इसमें देखेंगे और उन टॉपिक्स में आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। आज का पहला टॉपिक भैया हमारे सामने जो आ रहा है वो इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है। मेजर डिफेंस पार्टनरशिप ये 10 सालों के लिए एक बहुत बड़ी व्यापक या बोल सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, व्यापक साझेदारी है जो भारत और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षरित की है। कब? 31 अक्टूबर 2025 यानी कि आज। राइट, चलिए देखते हैं ये है क्या, कहां पर इस पर साइन किए गए हैं और इसमें क्या क्या मेजर वो पॉइंट्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप हुई है बेटा, सबसे पहली बात तो इंडिया से कौन रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं इसमें और यूनाइटेड स्टेट से कौन आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इंडिया से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से वहां के डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ जो हैं उन्होंने इसे साइन किया है। ये फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये 10 इयर्स के लिए डिफेंस पार्टनरशिप को तय करता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। राइट, ये कुआलालंपुर में साइन किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। कुआलालंपुर कहां है? मलेशिया में है। ये आसियान समिट के होने के तुरंत बाद साइन किया गया है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल के या जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आसियान समिट भी ऑर्गेनाइज की गई है रिसेंटली, जो 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चली है और ये भी कहां ऑर्गेनाइज की गई थी? ये इस कुआलालंपुर में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसको भी हमें याद रखना है कि उसी कुआलालंपुर में, तो कुआलालंपुर कम सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल राइट, फिर इस पूरे के पूरे पैक्ट में या जो ये समझौता हस्ताक्षरित किया गया है, ये जो पार्टनरशिप पैक्ट हुआ है साइन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके की फैक्ट्स क्या हैं, क्या कोऑपरेशंस फिक्स किए गए या डिसाइड किए गए हैं दोनों के बीच में। सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें, दैट इज मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज मिलिट्री कोऑर्डिनेशन? मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया मिलकर के बेटा अपने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को, राइट, अपने टेक्नोलॉजी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे उनके शेयरिंग्स को और ऑपरेशनल प्लानिंग्स यानी कि रक्षा की कार्य योजना कि रक्षात्मक कार्य किस तरह से किए जाते हैं, ऑपरेशन के उन प्लानिंग्स को, इनको शेयर करने को एनहांस करेंगे, मतलब इन्हें और बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही साथ डिफेंस टेक्नोलॉजीज को एनहांस किया जाएगा। इसमें क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया जाएगा। ऑल्दो इंडिया इज ग्रोइंग इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता है, जैसे हम लोगों ने अपना एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भी बना लिया तेजस, राइट, हमने इंडिजीनियस मिसाइल्स बनाए हुए हैं, हमने इंडिजीनियस ड्रोन्स बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं टेक्नोलॉजीज को और एडवांसमेंट मिलेगा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अगर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो दुनिया जानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड का एक लीडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाला देश है। उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब जैसे फाइटर प्लेन्स में इंडिया को क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, लेकिन अभी तक जेट प्लेन्स यानी जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजिन्स हम लोग नहीं बना पा रहे। पहला तो फंड की बहुत कमी होती है और दूसरा टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो है, हमारे पास इतना लैक ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग है जिसकी वजह से हम उसमें अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। राइट, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश के साथ अगर जुड़ते हैं और हमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिलती है तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारी इन सारे के सारे टेक्नोलॉजीज की ग्रोथ जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। राइट, को प्रोडक्शन, साथ में उत्पादन करना, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। देन को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज, साथ में मिलकर के उनका विकास करना। तो 100% आप समझ रहे हो जब को प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, को डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, और सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई प्लेन उनसे खरीद लिया, कोई मिसाइल उनसे खरीद लिया, कोई हमने ड्रोन उनसे खरीद लिया, नहीं साहब, उनके साथ हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि हम उनसे उसे बनाने की तकनीक को भी लेंगे। इसका मतलब ये हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को या आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। क्या होगा इसमें? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज ऑफ द नेशंस, राइट, एशियन टेरिटरीज में या कि फिर अमेरिकन टेरिटरीज में पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जिसके बेस पर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं,
देश इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ग्रो कर सकते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को, जो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन होंगी उन्हें शेयर करेंगे आपस में। डिफेंस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट म्यूचुअली होगा। डिफेंस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट मतलब बहुत क्लोज कोऑपरेशन को डेवलप किया जाएगा, सो दैट हम क्या करें, अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करें। सप्लाई चेन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बहुत तेजी से डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सके। ऐसा नहीं है कि हमने आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोई डील साइन की है कि मान के चलो हमें कोई प्लेन खरीदना है, राइट, कोई भी हम मान सकते हैं, लाइक अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदना है ना। अब इसमें क्या है कि अपाचे हेलीकॉप्टर हमने आज बुक तो कर दिया, डील पूरी फाइनल हो गई है, ठीक है, लेकिन उनका जो बेसिकली हमारा जो ऑर्डर ऑफ डिलीवरी है ना, तो इंडिया के इंपॉर्टेंस के हिसाब से लाइक उनके पास और भी बहुत सारे ऑर्डर हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं अमेरिका की तकनीक, और पता चल रहा है कि हमारे पास 6-7 साल बाद वो तकनीक आ रही है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस ना। टाइम पर भी टेक्नोलॉजी के मिलना बहुत जरूरी है ना, तभी तो हमारी स्ट्रेंथन जो पावर है वो स्ट्रेंथन होगी ना, जब भी तो हम स्ट्रांग बनेंगे ना। सो द डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ टू कंट्रीज, इनको डेवलप इस तरह से किया जाएगा और इसमें सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी, यस डेफिनेटली, समुद्री सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूं बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी हालिया तौर पर आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मैरीटाइम वीक ऑफ इंडिया में भी ये बात बोली है, भारत 95% ट्रेड भी समुद्री क्षेत्रों से करता है। तो चाहे व्यापार हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, एवरीथिंग दैट डिपेंड्स मैक्सिमम ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। तो इसे जब भारत जैसे देश के कंसर्न में हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हो, लाइक चाइना टाइप ऑफ कंट्री जो कि इंडियन ओशन में लगातार घुसने की कोशिश करता जा रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसे पावरफुल नेवी को काउंटर करने के लिए इंडिया को भी अपनी नेवी को एम्पावर करना जरूरी है स्पेशली। तो इन दैट मैरीटाइम फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे, उस डोमेन में आप देखेंगे तो इंडिया को, इंडिया पैसिफिक जोन जो है पूरा का पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र, यानी कि वो वाला एरिया जो पैसिफिक ओशन में आता है और इंडियन टेरिटरीज को बिलोंग करता है और एशियन टेरिटरीज को बिलोंग करता है, उस रीजन में जिसमें जो आसियान देश हैं वो सारे कंट्रीज आते हैं, स्पेशली चाइना, साउथ चाइना सी, ये सारे के सारे रीजन में इंडिया की एक ग्लोबल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन बढ़ाने के लिए नेवी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, राइट। और नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमने इसमें कोऑपरेशंस पर बात की है। देन इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं कुछ इंडिया के लिए, भारत का क्या फायदा होने वाला है, क्या वो बेनिफिट्स होंगे इंडिया के लिए, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया क्या क्या ले सकता है या किस किस चीज पर इंडिया को किस किस चीज की नीड है। पहला MQ-9B ड्रोन्स, कमाल की चीज है साहब, कमाल की चीज है, राइट। MQ-9 रीपर हो जाए, चाहे प्रेडेटर ड्रोन हो जाए, इस सीरीज के सारे ड्रोन दुनिया में बड़े कमाल के ड्रोन हैं। अभी तक दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की सीरीज में सबसे बेहतरीन ड्रोन हैं। अगर ये ड्रोन इंडिया के पास आ जाते हैं तो समझ सकते पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, मतलब बैंड बज जाएगा था उसका सुनते ही। दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर्स, डेफिनेटली इंडियन आर्मी के पास सबसे बेस्ट एयर फाइटर्स में से एक माने जाते हैं आज की डेट में। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, डेफिनेटली बहुत काम की चीज है। एनपीएटाई एयरक्राफ्ट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भारत के लिए होगी, जो आप यहां पर देख सकते हो, लाइक इट इज नेवी बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल कर सकती है डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है, या कि फिर इसे एक बेसिकली देखा जाए तो वॉर टाइम पर जो सोल्जर्स हैं या जो अदर ऑपरेशंस हैं ग्राउंड लेवल पर एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट्रोलिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हैवी इक्विपमेंट्स को कैरी करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। एंड देन ये एग्रीमेंट जो है वो इंडिया की एक रीजनल सिक्योरिटी जो है उसे एनहेंस करता है। सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो क्षेत्रीय सुरक्षा है वो इससे सुनिश्चित होगी आस पड़ोस की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के साथ, राइट। नाउ ये बताता है कि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी तो सपोर्ट करेगा। मैंने कल आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? पूर्व की ओर देखने की नीति है, पूर्व के लिए, पूर्व भारत के ईस्ट में आने वाला रीजन, जो आसियान देश हैं, जो चीन है, जापान है, फिलीपींस है, ये सारे देश भारत के पूर्व में आते हैं। इन देशों के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना, और अगर ये इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं तो इंडिया को उसके चैलेंज के सामने खड़ा होना एक स्ट्रेंथ के साथ, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इसमें भारत ने अपने डिप्लोमेटिकल पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया है, कल्चरल पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया है, मिलिट्री पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया है,
और स्ट्रेटेजिकल पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया है। तो देखा जाए तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी स्ट्रांग होती है, एक बड़े डिफेंस पार्टनर के फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, राइट। ओके, देन जो आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मेरी तरफ से स्टार लगा लीजिए। ये एक श्रद्धांजलि भी है हमारी तरफ से भारत के ग्रेट हॉकी प्लेयर को लेकर के। ओके, सबसे पहला मैनुअल फ्रेडरिक भारत के एक बहुत बेहतरीन हॉकी गोलकीपर हुए भैया, और अब वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। 78 इयर्स की एज में प्रोस्टेट कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में जो हमें जाननी चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 78 की एज में मरने वाले ये हॉकी गोलकीपर जो हैं, ये भारत के लिए अब तक बेटा टोटल 2 ओलंपिक्स में खेले हैं और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। पहली चीज तो ये कि 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे जिसमें भारतीय हॉकी टीम यानी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, ये उसमें गोलकीपर थे और बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरा, केरल से ये आते हैं और केरल राज्य के ये सबसे पहले हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, यानी कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये पहले ऐसे हॉकी प्लेयर हैं जो केरल स्टेट से आते हैं। दूसरे भी हैं, इनका रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका है अभी 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें, राइट। देन अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अगर इनके आज तक इन्होंने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने 2 हॉकी वर्ल्ड कप्स में इंडिया के लिए एज ए गोलकीपर रोल प्ले किया है। नीदरलैंड 1973 सिल्वर मेडल जिताया है और अर्जेंटीना में 1978 में इन्होंने इंडिया के लिए गोलकीपिंग की थी, राइट। इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हॉकी में अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए हॉकी प्लेयर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी हॉकी खिलाड़ी के लिए जो इन्हें वर्ष 2019 में दिया गया। और साथ ही साथ म्यूनिक ओलंपिक्स में इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें एक उपनाम दिया गया था उस समय, वो उपनाम था टाइगर। तो इन्हें हॉकी वर्ल्ड में बेटा टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्या मैनुअल फ्रेडरिक जिनकी हम बात कर रहे हैं ये हॉकी के वर्ल्ड में टाइगर के नाम से जाने जाते थे, राइट। ओके, आज का थर्ड टॉपिक हमारे सामने आता है, तीसरा जो सब्जेक्ट है दैट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। सरकार की कार्य योजना यानी कि नेशनल जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस पर एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है जिसमें या तो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं या गवर्नमेंट के प्लान ऑफ एक्शंस आते हैं। इस बारे में हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उस मायने में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मान के चलता हूँ आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। रिसेंटली 2025-26 का जो बजट लाया गया था भारत के एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, उसमें उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की थी। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी जो है इन्होंने अभी हालिया तौर पर इसका अनाउंसमेंट किया है। क्या कहता है ये प्लान क्या है, किस बारे में है, बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा दैट इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत में इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर्स हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर और आपके माइनिंग सेक्टर को इंक्लूड करता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है और तीसरा है टर्शरी सेक्टर जिसमें आपका पूरा सर्विस सेक्टर आता है। इसमें अगर हम इंडिया के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज की जो कंडीशन है वो ये है दैट इट कंट्रीब्यूट्स नियर बाय 17% टू द टोटल एनुअल जीडीपी इन अ फिस्कल ईयर और इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। यानी भारत के पूरे एक वित्त वर्ष में कुल सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 17% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, यानी कि बहुत कम है, राइट। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आगे बढ़ने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल हम एक होटल इंडस्ट्री बना रहे हैं, ऑलराइट। होटल इंडस्ट्री एक सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्री है, हमने होटल इंडस्ट्री बनाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग है सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में। दूसरी ओर हमने एक खिलौनों की फैक्ट्री लगा दी। आप क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां आएगा, होटल इंडस्ट्री में या खिलौनों की इंडस्ट्री में? डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सर एम्प्लॉयमेंट की जब बात हमारे सामने आती है ना, तो एम्प्लॉयमेंट की बात जब हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई जनरेट करके ही नहीं दे सकता। तो जब वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ताकत रखता है तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, ये बात समझने वाली है।
इस वजह से इंडिया देखो सीधा एक इकोनॉमिकल एनालिसिस कहता है दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप नहीं है किसी भी कंट्री का 100% वो कंट्री ग्रो नहीं कर पानी है मेरे भाई। तो इस वजह से बच्चों इसमें ये चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए समझना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये मिशन शुरू किया है ताकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकें। ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, मैंने बताया यूनियन बजट 2025-26 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई थी। इस मिशन को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही चालू किया जाएगा और विजन ऑफ मेक इन इंडिया को फुलफिल करना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दो चीजें शामिल हो रही हैं, पहला तो 2030 का टारगेट और दूसरा भारत को विकसित बनाने का टारगेट, डेवलप इंडिया जो अमृतकाल चल रहा है 2047 तक का टारगेट किया गया है, राइट, कि हमें अमृतकाल अचीव करना है। आपने सुना होगा अमृतकाल के बारे में, राइट, एक विजन है इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो हम दोनों टारगेट ईयर्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नियर बाई 17% है, दैट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% तक उसे बढ़ाना है, जो इसमें कहा गया है। क्या बोल रहा है वो कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन किससे बढ़ाना है, 17% से कितने तक बढ़ाना है, 25% तक बढ़ाना है। ये जो 25% टारगेट है ये 2030 तक ही पूरा करना है। कब तक? 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट, इसमें किन किन सेक्टर्स को या क्या बेसिकली टारगेट्स रखे गए, तो इसके बेटा बेसिक 5 पिलर्स हैं जिसके बेस पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन का बेसिकली क्या एक फंडामेंटल बेसिस बनाया गया है। तो पहला है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी इंडिया में जो बिजनेस है, बेसिकली एज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग लाना, राइट, इसमें क्या लाना है, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग लाना। व्हाट इज द ईज ऑफ डूइंग एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग, राइट। एक इजीनेस लाना, एक सरलता लाना, एक कन्वीनियंस लाना, एक सुगमता लाना, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना उसे, बेसिकली लाइसेंसिंग इजी करना। बिजनेस परमिट लेने के लिए लाइसेंसिंग जो है उनको सिंगल विंडो ऑपरेशन क्रिएट हो सके, या जितने मल्टीपल विंडोज को हम कम कर सकें बिजनेस लाइसेंसिंग के लिए, उतने ज्यादा बिजनेस प्रमोट होंगे। कॉस्ट इफेक्टिव करना, कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस तैयार, बिजनेस मॉडल्स हमारे तैयार हो सके, और अगर है भी तो उसका निवेश यानी उसका इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली अवेलेबल हो सके। गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स को बढ़ावा देगी, लोन की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। देन फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो मैन पावर है, जो वर्कफोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्किल्ड हो। इसके लिए गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोग आए, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बने। इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो बने ही बने, साथ ही साथ फॉरेन इंडस्ट्रीज भी हमारी ओर अट्रैक्ट हों, क्योंकि उनको देखे कि नहीं यार यहाँ पर तो लाइसेंसिंग इजी है, यहाँ पर तो बहुत लिबर्टी है बिजनेस को लेकर, वर्कफोर्स बहुत स्किल्ड है और इजीली अवेलेबल है। देन डायनामिक एमएसएमई सेक्टर्स यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स, यानी माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है, डायनामिकली उनको आगे ग्रो करवाना। और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैक्सिमम गवर्नमेंट विल ट्राई दैट ज्यादा से ज्यादा जो तकनीक है वो उपलब्ध कराई जा सके, उसकी अवेलेबिलिटी हो सके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंश्योर किया जा सके। भारत में बनने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हो वो बहुत ज्यादा क्वालिटीड हो, ताकि वो एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे जाएं और वर्ल्ड मार्केट में उनका एक अच्छा रिस्पांस क्रिएट हो, एक ट्रस्ट क्रिएट हो, ताकि हमारे मार्केट को ग्रोथ मिले और जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा और ज्यादा आगे बढ़ता चले जाए। तो ये इनको मिलाकर के क्या कहा गया? 5 पिलर्स। ये 5 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड 5 पिलर्स ऑफ दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, राइट। इसमें हम लोग कितनी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं? सबसे पहला बेटा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। सर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर, बताइए। सर ये स्वच्छ तकनीक विनिर्माण है, हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या है? अरे भाई विंड पावर को बढ़ाना, सोलार पावर को बढ़ाना, मतलब कुल मिलाकर के ग्रीन एनर्जी को डेवलप करना और बेस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना, राइट। फिर आता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। उन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जो लेबर इंटेंसिव है, मतलब जो श्रम गहनता पर आधारित है, जहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाए जा सकते हैं और रोजगार की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। स्पेशली ह्यूमन लेबर हो गया, मशीन लेबर हो गया, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, तो वो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो, है ना। जैसे इंडिया में टू बी मतलब लाइक एक वेटिंग सेक्टर बोला जा सकता है, जो इंतजार कर रहा है अभी भी अपने आप डेवलप होने का, एंड बहुत तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है इंडिया के लिए वो, दैट इज द टॉय सेक्टर। टॉय इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लाने जा रही है।
ये इसी के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, क्या, नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, राइट। इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। फूड प्रोसेसिंग मतलब जैसे एक खेत में टमाटर पैदा हुए, टमाटर को इंडस्ट्री में भेजा और उससे केचप बना दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग, है ना। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है, इससे क्या होगा, अरे भैया फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जितने ज्यादा हमारे इंडिया में खड़े होंगे, स्टैब्लिश होंगे, फार्मर्स उतना ज्यादा अपनी फसलों को बेचेंगे। जब फसलों को बेचेंगे तो उसकी डिमांड ज्यादा बनेगी, डिमांड बनेगी तो सप्लाई भी उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी चीज, किसान डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे भी अच्छी चीज, किसान अपने हिसाब से सही प्राइस की आस्किंग रख सकते हैं। मतलब उन्हें जो लगता है सही दाम, उस दाम को वो तय करके बेच सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड द सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। इसी को हम आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं, है ना। तो उसको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। देन आज का हमारा लास्ट टॉपिक है भैया, दैट इज चीता प्रोजेक्ट। ये फिर से एक बार करंट अफेयर्स में शामिल है। वैसे तो हम सबको पता है कि चीता प्रोजेक्ट शुरू हुए हमारे यहाँ कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन ये चीता प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें अभी जाननी है, जो हमारे करंट अफेयर में कुछ न्यूज में आ गई, राइट। वो क्या है, देखो भाई, मोदी जी ने अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन 2022 में भारत में सबसे पहले चीता प्रोजना शुरू करवाई थी। 1947 यानी भारत की आजादी वाले साल में ही देखा जाए तो भारत में से चीता खत्म हो गए थे। अंतिम तौर पर छत्तीसगढ़, जो तब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, में लास्ट चीता देखे गए थे, जिन्हें भी शिकार करके मार दिया गया था। और फिर 1952 तक भारत में कहीं कोई चीता ना मिलने के कारण भारत को पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया था कि भैया ये चीता रहित क्षेत्र है, यहां पर कोई चीता नहीं मिलता। वाइल्ड लाइफ में अगर हम बायोडाइवर्सिटी को मैनेजमेंट की बात करते हैं, चीता इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। और आजादी से पहले चीता बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था। इसका यूज डोमेस्टिकेट करने में भी किया गया, स्पेशली इन हंटिंग। बहुत सारे राजा महाराजा, बिल्ली की कई सारी प्रजातियां दिखाई दी, इसमें कारकल, शियागोश बहुत इंपॉर्टेंट बिल्ली मानी जाती है, राइट। और चीता, चीता के साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हो आप लोग, लाइक इंडिया में आने वाले बहुत सारे वॉइस रॉयज, गवर्नर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंडिया के बहुत सारे नवाब्स, राजा महाराजा, इनके बहुत सारे उस टाइम के फोटोज, पेंटिंग्स आपको दिखेंगे, राइट। तो चीता वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट। बट 1952 में हमने क्या किया, इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फॉर चीताज, राइट। चीतों के लिए इसको विलुप्त देश घोषित कर दिया गया था, चीता को इसमें। और जो लास्ट चीता दिखाई दिए वो 1947 में छत्तीसगढ़, तब के मध्य प्रदेश में और अब के छत्तीसगढ़ में दिखाई दिए, जिनको शिकार कर लिया गया था। फिर भारत सरकार ने तय किया कि चीतों को हम फिर से भारत में लाकर के बसाएंगे, भारत में फिर से चीता आएंगे। इसके लिए तय किया गया, बहुत लंबे समय तक सर्वे चला है भैया इसके लिए। और फिर यह तय किया गया कि अफ्रीका के नामीबिया देश से हम चीता लेकर आएंगे। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नामीबिया जो है, उसका जो बेसिकली क्लाइमेट है, वो इंडिया के क्लाइमेट से मैच करता है कहीं ना कहीं। उसमें जितनी ड्राइनेस हमें चाहिए वो हमें मिल रही है, जो डेसिडुअस नेचर वहां के क्लाइमेट का है वो भी हमें वहां पर मिल रहा है, बेसिकली जो ह्यूमिड नेचर है वो भी हमें मिल रहा है। और भारत में भी इसके लिए एक स्पेशल लोकेशन सेट की गई, जो कि अफ्रीका के नामीबिया के उस क्लाइमेट से मिलती जुलती थी, जो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में सिचुएटेड एक नेशनल पार्क में मिली, जो कूनो नेशनल पार्क है, राइट, जो राजस्थान की सीमा से जुड़ता है। तो वहां पर चीतों को हमने फिर से इनका रिहैबिलिटेशन करवाया था उस टाइम पर। और फिर उसके बाद चीतों को और ज्यादा अच्छा डोमेस्टिकेट करने के लिए, इंडिया में और फेवरेबल कंडीशंस देने के लिए, हमने दूसरे लेवल पर मध्य प्रदेश में कूनो के पास राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए मंदसौर जिले में आने वाले गांधी सागर सेंचुरी में भी रिहैबिलिटेट किया है। अब हमने थर्ड सेंटर बनाया है, वो है नौरादेही। थर्ड सेंटर कौन सा बनाया है हमने, वो है नौरादेही। ये सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। अगेन हैज बीन डिक्लेयर्ड द थर्ड चीता रिहैबिलिटेशन साइट इन द स्टेट, राइट। तो भारत में तीसरी साइट बन गई है चीता रिहैबिलिटेशन के लिए, जो कौन सी है, नौरादेही, ये ध्यान रखना। तो अब टोटल कुल मिलाकर के कितनी साइट हो गई, अब चीता रिहैबिलिटेशन साइट्स इंडिया में 3 हो गई। वो तीनों की तीनों एमपी में आती हैं। वो कौन सी है, पहली थी कूनो नेशनल पार्क, दूसरी है गांधी सागर सेंचुरी, और तीसरी बन गई भैया नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों को भी याद रखना, इट कैन बी अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इन बायोडाइवर्सिटी और इन द क्लाइमेट एज वेल, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स में ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। चलिए, आज की क्लास में हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया है भैया। ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें।
आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर से मिलेंगे।